हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल तेजस द साइनिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड 2000 क्वेश्चन की महासीरीज से साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आकाश की नीलिमा का क्या कारण है? जो आकाश में हमको आकाश नीला नज़र आता है उसका कारण क्या है? तो आकाश में नीले रंग का कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमको नीला दिखाई देता है। तो अब ये प्रकीर्णन शब्द आया, तो ये प्रकीर्णन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा पदार्थ की सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाने की घटना को ही हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला नजर आता है। और ये भी याद रखना है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के कारण होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो हमारे शरीर में पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो मनुष्य में बुढ़ापा इसलिए होता है क्योंकि उसमें थाइमस ग्रंथि जो होती है वो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण कितने डिग्री तापमान पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, दूध का जो पाश्चुरीकरण है वो 62 डिग्री तापमान पर किया जाता है। दूध से इम्पॉर्टेंट कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दूध से रिलेटेड, जैसे दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8 के बीच होता है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन हमारे शरीर में पाया जाता है। और दूध की शुद्धता जो है हम लोग उसको लैक्टोमीटर से माप सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? तो कागज पर अगर कुछ पुराने निशान, उंगलियों के निशान हैं, तो उसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के घोल से फिर से पुनः विकसित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का उच्चतम वेग किस प्रकार की वायु में सर्वाधिक होता है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि का जो उच्चतम वेग है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में सर्वाधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि माध्यम में ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसी कारण से ध्वनि का जो वेग होता है वो वायु में वो 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल जो है वो माध्यम की प्रस्थयता अर्थात इलास्टिसिटी और उसके घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो प्रकृति रूप से अम्लीय होता है, खट्टा होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कार्बन मोनोगैस की प्रकृति क्या होती है? तो कार्बन मोनोगैस की प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है, वो न्यूट्रल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, HIV एड्स के जांच के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट करते हैं। हम स्प्रिंट हो गया है, ELISA, एलिजा टेस्ट HIV की जाँच के लिए किया जाता है। तो आपको एक और टेस्ट याद रखना है जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस जो है, कौन सा नोबल गैस नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में रेडॉन जो है वो नहीं पाई जाती है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब रेडॉन अगर नहीं पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है अक्रिय में? तो सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस वायुमंडल में क्रिप्टॉन पाई जाती है। और अक्रिय गैसों की खोज रेमजे ने किया था। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? एस्केप वेलोसिटी जो पृथ्वी का होता है वो कितना होता है? तो पृथ्वी का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी का से तात्पर्य है कि ऐसा वेलोसिटी जिससे किसी रॉकेट या यान को उड़ाया जाए तो वो पृथ्वी को पार कर कर ब्रह्मांड में पहुंच जाए। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सूर्य का जो पलायन वेग होता है वो 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है और चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो अभ्रक का जो प्रयोग कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में किया जाता है। और अभ्रक से आपको ये भी याद रखना है कि अभ्रक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है लेकिन उष्मा का सुचालक होता है। वो विद्युत का बैड कंडक्टर है लेकिन हीट का गुड कंडक्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वो T.H. महिमा ने किया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये बनता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक आप याद रख सकते हैं कि जो तड़ित चालक है उसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने अवलोकित किया था? मतलब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसको सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले उसको बताया था ऑस्टेड ने। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, pH मान का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रेंड्स, pH मान का जो निर्धारण सबसे पहले सोरेनसन ने किया था। pH मान क्या होता है? pH मान ये होता है जो किसी तत्व के अम्लीयता और उसके क्षारीयता को बताता है। कुछ pH मान दिया हुआ है, जैसे उदासीन विलयन जो न्यूट्रल होगा उसका pH मान 7 होता है, जो अम्लीय होगा उसका pH मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय होगा, क्षारीय विलयन का जो pH मान होगा वो 7 से अधिक होगा। और pH मान को हम लोग 0 से 14 के बीच में मापते हैं। जैसे जल का जो pH मान होता है शुद्ध जल का वो 7 होता है, रक्त ब्लड का pH मान 7.4 होता है, मूत्र का pH मान 4.8 से 8 होता है, और दूध का pH मान 6.4 से 6.8 के बीच में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन के परमाणु अनिवार्य रूप से होता ही है उसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? खगोलीय दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष से मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, और एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, DDT का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन है। आपको कुछ और पूरा नाम याद रख सकते हैं, फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, जैसे TNT, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। TNT का पूरा नाम क्या है? तो TNT का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटॉल्विन है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, RDX का पूरा नाम क्या है? तो RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, और हम लोग RDX को ही साइक्लोनाइट भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रेंड्स, पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसमें मुख्य रूप से चूना, सिलिका और एल्यूमिना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका सूत्र जो होता है वो HNO3 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो घरों में विद्युत बल्ब का यूज़ किया जाता है तो उस विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो उस विद्युत बल्ब के अंदर कम दाब पर नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरी होती है। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें निम्न दाब पर पारा भरा हुआ रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण का श्रेय डॉक्टर P वेणुगोपाल को दिया जाता है।
तो ये भारत में तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को दिया जाता है। अगर वर्ल्ड में पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो वर्ल्ड में पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूध में वसा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दूध में जो वसा होता है उसको हम लोग ब्यूटायरोमीटर से माप सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद में और एक केंद्र स्थित है जिसका नाम है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक। इसका भी जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वेंट्रीमीटर से क्या मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, वेंचुरीमीटर से द्रव का प्रवाह मापा जाता है। और ये जो वेंचुरीमीटर है ये बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड्स, भारत द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम उपग्रह जो था उसका नाम आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, जो कि भारत से नहीं लॉन्च किया गया था, वो रसिया से लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स, ठोस की जो शुद्धता है वो उसके गलनांक बिंदु द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी तैराकी को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी तैराकी समुद्र के पानी में आसानी से तैर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।